यानी जो साइकोलॉजी है वो तो रहेगी, उसके 30 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आप जैसे भी चाहें, जैसे कि आपने हिंदी ले रखी है पहली लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज आपने मान लीजिए संस्कृत ले रखी है, तो भी हम करेंगे इन दोनों लैंग्वेज को, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज ले रखी है इंग्लिश, सेकंड ले रखी है हिंदी, तो भी हम करेंगे इन दोनों को सॉल्व। आपने पहली संस्कृत ले रखी है, बाद में हिंदी ले रखी है, तो भी सॉल्व करेंगे हम। अगर ये उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती इन्हें छोड़ देंगे क्योंकि इनकी नॉलेज नहीं है। बाकी साइंस मैथ के कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे और आपके SST यानी जो सोशल स्टडी है उसके भी देखेंगे। इस प्रकार हम 150 क्वेश्चन करेंगे और जो भी आपके संबंधित नई चीज़ आप वो देखते चलिएगा। ये आपके बताया गया है इसमें कैसे भाषा चूज करनी है। फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। और सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। बाकी ये तो सब्जेक्ट होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपके CDP है यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे साइकोलॉजी बोल देते हैं। तो जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हम देखते चलेंगे साथ ही साथ, तो आप देखते चलिएगा। इसमें थोड़ा PDF ऐसी ही है, फिर भी देख लेना। इसमें हमें पूछा है, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया से की विशेषता नहीं है। डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। वैसे डिसलेक्सिया होता क्या, पढ़ने संबंधी विकार होता है, यानी पढ़ने यानी रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, एक तरह से ये कह सकते हैं। बच्चा शुद्ध रूप से पढ़ नहीं पाता है। अगर शुद्ध पढ़ नहीं पाएगा तो शुद्ध लिख भी नहीं पाएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और जो शुद्ध लिख नहीं पाता है वो शुद्ध पढ़ भी नहीं पाएगा। ये विशेषता होती है जो कनेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें से डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। आप ऑप्शन नंबर 2 को देखिएगा, इसमें लिख रखा है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में नीचे। ये कोई विशेषता नहीं है, यानी आप देखेंगे ये कोई डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। यही पूछा था कि डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, यही नहीं होगी। बाकी सभी ऑप्शन हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे, अब जैसे कि वाचन, परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या होती है, यानी ये कह रहा है कि डिसलेक्सिया में होता क्या है कि पढ़ने संबंधी डिसेबिलिटी होती है, यानी रीडिंग डिसेबिलिटी। तो उसमें अगर रीडिंग में हो रही है तो वाचन में भी होगी, गति में भी होगी, बोध की समस्या बनी रहती है। बाकी देखिए लिखने की धीमी गति, यानी लिखने में से मीन्स ये कि आप अगर आप रीडिंग सही प्रकार से नहीं कर पा रहे तो निश्चित तौर से लिख भी नहीं सही पाओगे। छपे हुए शब्दों सीखने और याद करने में कठिनाई, ये भी एक रीडिंग डिसेबिलिटी हो सकती है। ये विशेषता है, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये विशेषता है। बाकी ये कोई विशेषता नहीं है। ये कह रहा है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। तो हम कहेंगे इससे जो आपकी लर्निंग होगी वो रैपिडली होगी। रैपिडली का मतलब बहुत शीघ्र होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। बाकी ये स्वस्थ रहना, ध्यान देना, पसंद रहना, इससे कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, किन को देनी चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हम जो क्राफ्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो वो देनी चाहिए जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, उनको देनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। हम कहेंगे जो हस्तशिल्प शिक्षा है वो आपकी मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम रिटायर्ड चाइल्ड बोलते हैं, तो उन्हें देनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। चार नंबर क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बालकों को आप कह सकते हैं मतलब अवार्ड देकर, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन ये एक तो फट रहा है, कहने का मतलब पेपर एक सर कम जूम करने दो। आप ऑप्शन तो देख पा रहे होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जो छात्रों में चोरी करने की आदत को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन पहला था कि उसे रिवार्ड देकर, उसे उदाहरण देकर, दूसरा ऑप्शन था, तीसरा ताड़ना देकर, और चौथा नंबर सजा देकर। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप उसे उदाहरण देकर दूर किया जा सकता है किसको, आपकी चोरी करने की आदत को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। ये इस प्रकार पूछा है कि जो प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। इन चारों कथनों के आधार पर कहेंगे। प्रतिभाशाली बालकों की अगर पहचान की बात की जाए तो मोस्टली आप कुछ चीज़ें आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसमें,
तो इसमें जो प्रतिभाशाली बालक को पहचान करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है वो चीज़ को चूज़ करना है इसमें से। तो हम कहेंगे जो आपके MCQ क्वेश्चन होते हैं ना, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की जो परिणाम हैं उन्हें देना चाहिए, ठीक है। अगर उनमें अच्छा कर पा रहा है तो नीचे तौर से वो प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष कारण है? प्रत्यक्ष नहीं बताना है, इसमें से अप्रत्यक्ष बताना है। तो अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है इसमें से, देखो दूसरे के लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना ये आपका प्रत्यक्ष है, इसमें से रुकावट को दूर करना ये भी प्रत्यक्ष है, विश्लेषण और निर्णय करना ये भी प्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष होगा उदात्तीकरण। उदात्तीकरण का मतलब होता है इंग्लिश में सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये आपके एक अप्रत्यक्ष का उदाहरण हो जाएगा, बाकी सभी प्रत्यक्ष के हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालकों का मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू किया गया था। वो किया गया था आपका 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य था? अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, इसका रीजन निकल के आएगा कि हम ये कहेंगे चाहे तो वो सांस्कृतिक विरासत है अपनी, उसे प्रशंसा करना हो, या छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना हो, इन दोनों का ही रीजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? हालांकि ये क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं, ये सभी आपकी रिएबिलिटी से संबंधित होती है। रिएबिलिटी यानी विश्वसनीयता बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी बालक की अगर परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्टेबिलिटी पाई जाती है तो उस परीक्षा को हम विश्वसनीयता कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10वां है ना, फिल इन द ब्लैंक्स मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक महत्वपूर्ण अवलोकन करती है। तो बताइएगा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें। ये कह रहा है, क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन होती है। जब भी संपूर्ण अवलोकन की बात हो या लास्ट वर्ष के अंत में मूल्यांकन की बात हो या अवलोकन की बात हो, ये सभी संबंधित होती हैं आपकी सुमेलेटिव एवोल्यूशन से, यानी योगात्मक मूल्यांकन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी निर्माणात्मक और निदानात्मक तो वो है, निदानात्मक तो आपका संबंधित हो जाएगा बच्चे की कमियों का पता लगाना, बाकी निर्माणात्मक होता है मूल्यांकन के दौरान होता है, यानी ड्यूरिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है। इसमें क्या बताना है? ये बताना है कि अनुसंधान जो सामाजिक समस्याओं से संबंधित हो तथा विद्यालय की जो जनशक्ति के द्वारा विद्यालय की क्रिया और कलापों में सुधार हेतु संचालित किया जाता हो तो हम उसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं कितने प्रकार से? ये क्वेश्चन है बोनस किया गया है। बोनस मीन्स ये होता है, ये क्वेश्चन तब उस टाइम पर डिलीट किया गया था, सभी को इसका बोनस दिया गया था। हालांकि इसे मनोवैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से बताते हैं, डगलस और हॉलैंड अलग प्रकार से बताते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो आप बताइएगा ये किससे संबंधित बात हो रही है? अब मोटर डेवलपमेंट में तो वो सब चीज़ आ जाती है, मांसपेशियाँ वगैरह सब, ठीक है। और पैरों के उचित विकास थे, तो ये क्या होगा? मस्तिष्क और आत्मा का, ये तो कोई लॉजिक नहीं। अधिगम और शिक्षा, ये भी कोई लॉजिक नहीं। प्रशिक्षण, अधिगम, ये भी नहीं। तो हम कहेंगे शक्ति और गति, यानी जो स्ट्रेंथ और स्पीड। ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये मसल मजबूत होंगे और गति भी अच्छी होगी पैरों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को 12वीं शताब्दी कहा था, तो ये आपके इसमें से वॉटसन हो जाएंगे कि व्यवहारवादी थे, इन्होंने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका माफी चाहेंगे, जे बी वॉटसन नहीं होंगे, इसके होंगे क्रो एंड क्रो,
ये क्रो एंड क्रो की है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। बाकी जेबी वॉटसन तो व्यवहारवादी है, व्यवहारवादी हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अवस्था को मिथ्यावस्था कहते हैं, यानी जैसे सीरो मैच्योरिटी कहते हैं, तो वो आपकी बाल्यावस्था को कहते हैं, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब एक तरह से बच्चा परिपक्व नहीं होता, लेकिन ऐसी बात करता है जैसे कि बहुत बड़ा आदमी हो चुका है, वो मिथ्या यानी झूठी कल्पना एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो केवल एक कोश सही होगा, क्योंकि जो आपके एक्स और वाई कोर्स होते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये एक्स वाई तो पुरुष के हैं, डबल एक्स महिला के हैं, इन दोनों से जो मिलेगा ये, हालांकि ये युग्मक होते हैं, जब मिलेगा तब ये जाइगोट हो जाएगा। मान लीजिए एक्स वाई मिले, ठीक है, तो ये जाइगोट हो गए, बाद में जाके ये एक ही हो जाते हैं, तो वो एकल कोश से ही इसका निर्माण हो जाता है, यानी जीवन का आरंभ है मूलतः एकल कह सकते हैं। केंद्रक से इसमें देगा क्या, एक कोश से ही हो जाएगा, एक कोश का मतलब सिंगल सेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताना शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ये कह रहा है शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, बिल्कुल सही है। दूसरों पर निर्भर रहता है, ये भी बात सही है। नैतिकता का होना, नैतिकता तो इसमें थोड़ी आती है, नैतिकता तो ये आपकी किशोरावस्था से संबंधित हो जाएगी। बाकी मानव विकास तीव्रता के साथ होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह सकते हैं जो आपकी नैतिकता है यानी मॉरल है, वो एब्सेंट रहती है कब, आपके इन्फेंसी स्टेज में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चिंतन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चिंतन से अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो हम कहेंगे ये प्रतीकों का प्रयोग हुआ, ठीक है, हालांकि ये भी शब्द आते हैं इसमें, जब विशेषता पढ़ते हैं तब भाषा का प्रयोग होगा, संप्रदाय अधिगम प्रातिशिक, लेकिन चिंतन क्या है तो हम एक शब्द में कहेंगे प्रतीकों का प्रयोग है, इसमें सभी इंक्लूड हो गए। क्वेश्चन नंबर आपका 19 पर है, इसमें क्या पूछा है कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है, तो अप्रत्यक्ष पथ और समस्याओं का उपयोग करने के लिए हम प्रोण का मतलब एडल्ट संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने का सिद्धांत कौन सा है, समस्या की अचानक समाधान करने की वकालत, तो वकालत तो आपका सूझ का सिद्धांत करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसे ही सूझ का सिद्धांत को क्या कहते हैं, दिए इनसाइड थ्योरी बोल देते हैं, या इसे गेस्टाल्टवाद बोल देते हैं। और गेस्टाल्टवाद में कितने जने आते हैं, यानी जो मेन है, हालांकि इसका सिद्धांत दिया था मैक्स वर्थहाइमर या वर्थहाइमर बोलते हैं, वर्थहाइमर, और इनके सहयोगी होते थे कोफा और कौन होते थे, कोहलर, और इन्हें चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, कैनारी द्वीप पे थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और इनके सिद्धांत को ध्यान रखता, सूझ का सिद्धांत कहते हैं, इसे समग्रता का भी सिद्धांत भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ों को संपूर्ण रूप में देखते हैं, ठीक है। बाकी तो आपको मालूम होगा। बाकी संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये आपके संवेदना जब आ जाए ना तो भाषा से होगा ना, शारीरिक से होगा नहीं, किससे हो सकता है, इन दोनों में से ही होगा, तो फिर हम मेंटल पे जाएंगे, यानी मेंटल से संबंधित होगा। ये कह रहे हैं इसमें सीखने का सही स्तर कौन सा है, यानी आपको क्रम बताना है। आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो बेस्ट रहेगा, या तो आप पहले वर्ड से याद रख लो इन्हें, या कोई ट्रिक हो तो उससे याद रख लो, नहीं तो हिंदी में मालूम हो तो वो बेस्ट है। पहले तो आएगा आपके पास फैक्ट यानी तथ्य आएगा, फिर उसके बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी तथ्य से संबंधित, फिर उससे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, ठीक है, नॉलेज हाउ, फिर इसकी समझ बनेगी आपके अंदर, और समझ बनेगी तो आप ज्ञानी हो जाओगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को भी अधिगम कहते हैं। परिपक्वता से नहीं कहें, परिपक्वता ये ऑटोनोमस प्रोसेस होती है, ऑटोनोमस होती है, यानी ये प्राकृतिक होती है एक तरह से। हम वातावरण में रह के हम बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में परिवर्तन होना, ये परिपक्वता वातावरण के कारण आती है, न कि हेरिडिटी के कारण, तो ये अधिगम नहीं हो सकती, तो ये नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी थी, इसमें आपके 16 पर्सनल फैक्टर थे, यानी पी से पर्सनल फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसे पर्सनैलिटी ट्राइट भी बोल देते हैं, यानी जो आपके शील गुण होते हैं
16 पर्सनल फैक्टर थे, ठीक है। और केटल द्वारा विश्लेषित किए गए सील घोड़ों की संख्या 16 थी। और ध्यान रखना है इनके अलावा 32 भी थे, वो किनके थे, 24 किनके थे, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है केटल ने बुद्धि के सिद्धांत को दो प्रकार में बांटा था, एक तो तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। ये ध्यान रखना है। जो तरल होती है वो आपकी ऐसे बोल सकते हैं इनबॉर्न होती है, और ये आपकी मेंटल से संबंधित होती है। बाकी ठोस होती है वो एक तरह से अर्जित होती है या सेकेंडरी कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है साथ ही साथ। बाकी और भी देख लेते हैं। मॉर्गन एवं मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया था, वो क्या था? मॉर्गन एवं मुर्रे ने क्या दिया था? उन्होंने दिया था, मॉर्गन एवं मुर्रे ने उन्होंने दिया था जिसे बोलते हैं TAT, थेमेटिक एप्रेसिएशन टेस्ट, जिसमें आपके कितने TAT में 31 काटे हुआ करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को तो सिंपल है, आपकी मूर्त बुद्धि कहा जाएगा। देखो आपके एक तो मनोवैज्ञानिक हुए थॉर्नडाइक, जो व्यवहारवादी थे, थॉर्नडाइक, और साथ ही इनके एक गैरेट थे। इन्होंने, अब जब आप बुद्धि का चैप्टर पढ़ेंगे ना, इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। पहला अमूर्त, दूसरा मूर्त, तीसरा सामाजिक। अब देख लीजिएगा, मूर्त बुद्धि होती है वही, इसे वही यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। अमूर्त होती है ये आपका अमूर्त गणित में होता है, तो ये अमूर्त गणितज्ञ वगैरह जो हो गए उनमें मूर्त बुद्धि उनमें होती है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे इंजीनियर वगैरह में होती है, ठीक है। सामाजिक तो राजनेता में हो ही जाएगी। तो हमें क्या पूछा है, व्यवहारिक बुद्धि कौन सी होती है, तो वो आपकी मूर्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की, यानी बुद्धि के जो फैक्टर होते हैं उनके कारकों की संख्या कितनी है? पहली बात तो ये कि ये किसने दिया था, ये अच्छा क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, ये आपके दिया था, किसने दिया था ये, याद नहीं आ रहा है। तो ये आपका देखो, एक तो हार्वर्ड गार्डनर ने तो वो दिया था, क्या दिया था, बहुबुद्धि, हार्वर्ड गार्डनर ने, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने तो बहुबुद्धि दिया था। फिर त्रिआयामी किसी ने दिया था, 3 डायमेंशनल बोलते हैं इसे, याद रखना। ये आपके दी थी JP गिलफोर्ड बोल सकते हैं, बाकी तो डायरेक्टली आप इसे गिलफोर्ड भी बोल लीजिएगा, गिलफोर्ड। इन्होंने बताए थे, इसमें आपके 120 कारक बताए थे। 120 कारक इस प्रकार बताए थे, 4 × 5 × 6, यानी ये तो कंटेंट हुआ करता था, आपको ध्यान रखना है। एक तो कंटेंट और लास्ट में प्रोडक्ट, और एक और होता था इसमें आपका कंटेंट, प्रोडक्ट, और आपका शायद प्रोसेज हुआ करता था, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। मुझे कन्फर्म नहीं पर होता ऐसा था। ये खंड थे, आपस में मल्टीप्लाई करके 120 आ देते। ये आपके गिलफोर्ड ने दिए थे 3D आयामी सिद्धांत। बाकी हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, इसे कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 9 से 10 इसमें आयाम बताए गए थे बुद्धि के विभिन्न प्रकार, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसका तो राइट आंसर है 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है या करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेरक कहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रेरक कहेंगे, यानी जिसे हम मोटिव बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, तो इनमें से सभी ऑप्शन को देखेंगे, चाहे तो वो आपकी वेरिएबिलिटी हो, यानी चाहे आपकी विचलनशीलता हो या आपकी नॉर्मेलिटी हो, ये दोनों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, सी सही हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके यूपी टेट में भी पूछा है, 2021 की भर्ती हुई थी, वहाँ पे स्टेटमेंट में दे रखा था। स्टेटमेंट नहीं तो उसके ऑप्शन में था ये क्वेश्चन नहीं था, इससे संबंधित था। मैड्रिड के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो हम कहेंगे वो अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये वो कह रहा है कि मैड्रिड के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि जो सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक है वो अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। यानी ये यहाँ पे कह रहा है जो
फैमिली पैसे वाली होती है एक तरह से, ये ध्यान रखना। पैसे मीन्स ये है करोड़पति हो, अरबपति हो या लाखपति हो, यानी ये है जो मतलब मिडिल फैमिली वगैरह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं उनसे ऊपर हो, ठीक है। तो ये इसका कहना था, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। किसके थे ये? आपके साइकोलॉजी कह लीजिए या CD पे। अब ये है देखो हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपने CDP के तो कर लिए, यानी CDP मीन्स ये है साइकोलॉजी। अब है भाषा के रूप में, जो भी आपने भाषा चूज़ कर रखी होगी, जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं तब आपने भरी होंगी। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आपने हिंदी ले रखी है, ठीक है, या अन्य कोई भाषा हो सकती है। तो जैसे ये फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने हिंदी ले रखी है ना, वो या करेंगे, यानी यहाँ आते 31 से लेकर और जो आपके चलेंगे 60 तक। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट मान लीजिए ये ना लेकर आपने इंग्लिश ले ली, ठीक है, तो वो भी करेंगे हम, जो 31 से लेकर 60 तक ही होगी। अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, ये फर्स्ट ही है, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आपने ले ली संस्कृत, तब भी हम करेंगे 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन इसी वीडियो के अंतर्गत। जैसा कि हमने बता दिया था कि ये आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है भाषा के रूप में जो भी आप लेते हैं। तो ये पहली भाषा है हिंदी है, जो इसमें क्रम है हम उसी हिसाब से करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि 31 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है, इसमें पूछा है कि सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या होगा, ठीक है, साधन बताना है। जैसे कि आदर्श वाचन होगा, अनुकरण वाचन होगा, सामूहिक वाचन होगा या पाठ्य पुस्तक वाचन होगा। देखो सस्वर वाचन का मतलब होता है एक साथ सभी का वाचन करना होता है, तो इसमें सभी स्टूडेंट आ जाएंगे। तो सबसे उपयुक्त क्या रहेगा, तो इसमें यही तो पूछा था ना, सबसे उपयुक्त साधन क्या रहेगा। देखो आदर्श वाचन है, ये तो टीचर करता है खुद, यानी शुद्ध शुद्ध बोलेगा तो वो आदर्श हो जाएगा। अनुकरण का मतलब जो भी स्टूडेंट है वो एक साथ करेंगे, या जो भी टीचर कहता है उसे बच्चे उसके अनुपालना करें तो वही हो जाएगा। बाकी पाठ्य पुस्तक वाचन तो यह है खुद से पाठ्य पुस्तक पढ़ना होता है या टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है तब होता है। लेकिन हमें सस्वर का मतलब होता है सभी का एक साथ, तो वो हो जाएगा सामूहिक वाचन। सामूहिक का मतलब ये सस्वर वाचन होता है, एक तरह सिमिलर वर्ड है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मौन वाचन है कब से शुरू करना चाहिए, जैसे तीसरी कक्षा से, चौथी से, छठी से, दूसरी से। इसका राइट आंसर होगा वो तीसरी कक्षा से स्टार्ट करना चाहिए मौन वाचन, ठीक है। मौन वाचन का मतलब होता है एक तरह से आप एक तरह से बोल सकते हैं आप गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आप बोल नहीं रहे हैं, बाकी आप समझ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, कौन सा वाला, 33 वाला, कि साइलेंट रीडिंग है ये बुक किसकी रचना है, ठीक है, यानी ये कोई बुक है साइलेंट रीडिंग, ये किसकी रचना है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्राइन दे रखा है यहाँ पे, ब्राइन है, तो ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो की जो सीमाएं होती हैं, सीमाओं को कौन सा है श्रव्य साधन दूर कर सकता है, यानी ये है कि जो रेडियो में कमी होती है तो उनके कमियों को दूर करने के लिए इसमें से कौन सा एक तरह से ऑप्शन होगा, तो वो हो जाएगा टेप रिकॉर्डर, ठीक है। यानी रेडियो में जो कमी होती है उसे दूर किया जा सकता है आपके टेप रिकॉर्डर द्वारा। हालांकि ग्रामोफोन में भी आपकी जो भी बोला जाता है वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। लिगवा फ़ोन में भी यही होता है, इसके द्वारा जो भी अशुद्धि होती है बोलने में उनसे संबंधित ही होता है लिगवा फ़ोन। टेप रिकॉर्डर इसका राइट आंसर होगा, ये उन्नत है कंपैरिजन टू रेडियो के, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिगवा फ़ोन है वो कैसा शैक्षणिक उपकरण है, यानी आप बताइएगा जो लिगवा फ़ोन है ये ऐसे दृश्य है, यानी जैसे देख सकते हैं, श्रव्य है जिससे सुन सकते हैं। श्रव्य दृश्य का मतलब होता है दृश्य श्रव्य बोल सकते हैं या श्रव्य, इसे ऑडियो विजुअल बोलते हैं। तो ये इसका मतलब होता है जिसमें हम सुन भी सकें देख भी सकें। इसका तो एग्जाम्पल हो जाएगा टीवी हो जाएगा और वीडियो हो जाएंगे। श्रव्य का मतलब होगा इसमें देखो एक तो लिगवा फ़ोन आ जाएगा आपका, ठीक है, ग्रामोफोन आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, जो सुन सकते हैं वो सभी आ जाएंगे। दृश्य में केवल फ़ोटो आ जाएंगे जैसे इमेज बोलते हैं, अन्य चीज़ें भी आ जाएंगी इसके साथ जो भी आप देख पा रहे हो। तो हमें लिगवा फ़ोन बताना था, तो ये श्रव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है,
ये इसमें ये पूछा है कि जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। तो हम उसे कहेंगे वैध परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी हम जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण कर रहे हैं यानी टेस्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर से अगर उसकी पूर्ति होती है तो वो वैध परीक्षण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना का उद्देश्य क्या होता है। अब देखो ये है कि उपलब्धि परीक्षण होती क्या है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, उसी आधार पर इसका ऑप्शन आप लगा सकते हैं। इसके उद्देश्य बताइएगा, जैसे कि निर्णय संबंधी असंगतियाँ दूर करने में सहायता करता है, तो ये बात सही है। प्रश्नों की संख्या निर्धारित करने में भी करता है, ये भी बात सही है। छात्रों की कठिनाई का निर्धारण भी करता है, ये भी बात सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CCE प्रणाली में जो A1 होता है ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी। इसमें कर रखा है, जैसे CCE का मतलब जो भी ग्रेडिंग प्रणाली है उसमें जैसे A1 कोई बच्चा लेके आ रहा है, इसका मतलब होता है कि वो 91 से लेकर 100% होता है। ये तो मुझे कंफर्म नहीं है तो कितनी प्रतिशत, तो परसेंट ही होगा ये। ठीक है, तो A1 है वो जैसे 91 से लेकर 100% लेके आया मार्क्स। ठीक है, A2 है वो हो जाएगा फिर आपका 81 से लेकर 90। ठीक है, इसी प्रकार अन्य जैसे B1 हो जाएगा आपका 71 से 80, फिर B2 हो जाएगा आपका 61 से 70। इस प्रकार ये ग्रेडिंग दे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं 39 या 39 है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे। हम कहेंगे जैसे छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, तो त्रुटियों का पता लगाना तो ये तो आप नैदानिक या निदानात्मक परीक्षण करते हैं, इसके लिए तो आप, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, निदानात्मक परीक्षण करेंगे इसके लिए। तो बाकी है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, ठीक है, ये भी हो सकता है। छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना, तो ये उपलब्धि में आएंगे ये चीज़ें, जैसे कि रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन हम ये कहेंगे ये होगा छात्रों का जो पिछड़ापन है वो दूर किया जाता है उपचारात्मक में। निदानात्मक में तो ये जैसे त्रुटियों का पता लगाना, जो बच्चे सीख नहीं रहे हैं वो कहाँ पर कमी आ रही है उस कारण को जाना जाता है, फिर उन्हीं का निदान किया जाता है एक तरह से, यानी उनका ही उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है जो छात्रों के पिछड़ेपन को दूर किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि CBSE बोर्ड है उसने किससे वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम इंग्लिश में CCE बोलते हैं, जैसे कि ये कह रहा है CBSE ने किस वर्ष है 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2010-11 में किया था शायद, यही होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर आप डेट याद रख सकते हैं कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में जो CCE है आपका, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को कब लागू किया गया था, तो वो 2010-11 में किया गया था। ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश के आधार पर है आपको नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। ठीक है, तो जैसे कि इसमें से सार्वनामिक विशेषण इसमें से बताना है। वैसे देखा जाए सार्वनामिक विशेषण की पहचान ये होती है, आप तो ये देखिएगा, जैसे कि इसमें से देखा जाए कौन सा हो सकता है, जैसे गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, तो ये सार्वनामिक नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा है इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी उनके अनुसार यहाँ पर नहीं होगा, भी अत्यंत ये भी नहीं होगा, और ये होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा कि इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने में। ठीक है, इसकी ये विशेषता होती है, आप तो ये देखिएगा, यहाँ पर कोई भी हो, चाहे तो वो आपका कोई ऐसे मान लीजिएगा प्रोनाउन हो, मतलब जैसे होता है ना, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त करे जाते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर, जैसे वह, यह, इस, उस वगैरह जो भी है। अब वो अगर संज्ञा से पहले आ जाते हैं तो मोस्टली ये होता है कि ये संज्ञा आती है ना, इससे पहले अगर कोई आ जाए तो निश्चित तौर से वो
वो इंडिकेट करता है कि इस, यानी उसे ही बोलते हैं सांकेतिक या वो सॉरी सार्वनामिक विशेषण। और बाकी आपको अन्य कोई चीज़ आती है इसे समझने यानी जानते हैं तो वो भी तरीका लगा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन से हैं। आप ये देखेंगे एक तो धैर्य हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कोशिश, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन हो रहे हैं, ए और डी, दो ऑप्शन राइट हो जाएंगे। बाकी आप खुद कर देख ले, इसमें दो हो जाएंगे जो आपके प्रत्यय से निर्मित होंगे। इनमें से कौन सा है जो संधि का उदाहरण नहीं है। देखो ये संसार है, ये तो बना होगा सम प्लस सार से, सही है ना, समसार। बाकी सदाचार में होगी सत प्लस आचार, ठीक है। बाकी सामाजिक में तो कोई होता ही नहीं है। बाकी अत्यंत का होगा अति प्लस अंत, तभी इसमें होगी कौन सी संधि, यण। अति प्लस अंत होगा तो अत्यंत हो जाएगा। बाकी सामाजिक में नहीं होगा, सामाजिक में तो क्या जुड़ा हुआ है आपका, इसमें जुड़ा हुआ है प्रत्यय, वो कौन सा है, जैसे सामाजिक और सामाजिक, यानी गलत मैंने लिख दिया है। देखो समाज प्लस एक होगा, ऐसे समाज प्लस एक, जिससे क्या बनेगा सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है। देखो अस्वाभाविक में देखा जाए तो इसमें देखो उपसर्ग भी दिखाई दे रहा है आपको, प्रत्यय भी पीछे लिख रखा है इसमें एक, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय हो जाएंगे। एक चीज़ और देखिएगा, देखो संधि तो इसमें हो नहीं रही है तो इसे हटा दीजिएगा, उपसर्ग और संधि इसमें हो नहीं रही है। बाकी देखो समास भी हो रहा है, अस्वाभाविक में आपका समास भी हो रहा है, उपसर्ग ऑलरेडी था ही, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा सही। यानी आप ऐसे कह सकते हैं एक ही क्वेश्चन में देखो आपको उपसर्ग पूछ लिया, प्रत्यय पूछ लिया, समास भी पूछ लिया, यानी इसके दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इनमें से बताना है इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखो ये आपको जब गद्यांश पढ़ रहे थे तो ये सभी चीज़ें दे रखी थी, ठीक है। तो उनमें से आपको छांटना था कि इसमें से विशेषण कौन सा प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे कि लाखों लोगों, तो ये तो निश्चित तौर से आप विशेषण की बात कर रहा है। आर्थिक विषमता, ये भी विशेषण की बात कर रहा है। एक है अपने आप में ही एक कह सकते हैं एक प्रेरणा, तो ये आपकी संख्यावाची आपका विशेषण हो जाएगा। तो ये ABC तो विशेषण, लेकिन अहिंसा की भावना, ये पूरा शब्द ही है अहिंसा की भावना, ठीक है। तो ये आपका विशेषण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपका अगला गद्यांश है, इसे आप पढ़िए और पढ़ के उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर लगाइएगा। इसमें से बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। लिपि स्त्रीलिंग है, समझ भी अच्छी, समझ अच्छी लिपि, अच्छी पढ़ाई, अच्छा संघर्ष, तो डी नंबर है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो 47वां है, इनमें से कौन सा शब्द है जो कारक परसक के साथ प्रयुक्त होने पर बहुवचन के रूप में बदल जाता है। जैसे बालक है, बालक है, ठीक है, और यही हो जाएगा। देखो इसके कुछ नियम चलते हैं तो आपको वो याद रखने हैं, हर एक शब्द ऐसे नहीं चेंज होता है। इसके लिए आपको थोड़ा हिंदी के देखने होंगे। अब मैं जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये है कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो निश्चित तौर से जब भी भविष्य में इसे जैसे हिंदी के क्रम वाइज हम सॉल्व करेंगे ना तब बता देंगे, ठीक है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये ध्यान रख लेंगे। बालक इसका एक होता है परसक के साथ प्रयुक्त होने वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। किस प्रकार का वाक्य है ये। ऐसी पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। देखो इसमें हालांकि देखा जाए ये सब देखा जाए तो जैसे सामान्य भूत तो होगा नहीं, अपूर्ण की बात ही नहीं हो रही इसमें, आसन्न भूत ऐसा कोई है नहीं, तो हेतु हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर कह सकते हैं हम बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कोई कार्य है ऐसा होता तो ऐसा होता, इस प्रकार हेतु में चले जाते हैं। वो डिपेंड करता है हेतु किस में जा रहा है। जैसे कि मोस्टली तो भविष्य के पूछे जाते हैं, फिर भी जैसे कि अन्य में विधि रखे प्रकार तो वहाँ पे भी ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। अन्य सेंटेंसों की बात कर रहा हूँ मैं। इनमें से वह शब्द बताइए जिनका वचन तथा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। जैसे कि पानी का नहीं बदलेगा। इनके अलावा और भी हो सकता है, आलस का या आलसी बदल सकता है, इसका दिनों दिन हो सकता, मतलब बदल सकते हैं वचन भी, लिंग भी, और लिपि का भी बदल सकता है, लेकिन आपके पानी का नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पुल्लिंग शब्द बताइएगा। अच्छी उम्मीद होती है, अच्छा बचपन होता है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी अच्छी आशा होती है और अच्छी बेकारी होती है, अच्छा बेकारी होती है अच्छी, यानी ये तीनों स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग इसमें हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आपका जीवन मंगलमय हो, तो ये कैसा वाक्य है? तो ये इच्छावाचक है, ठीक है। ये जब आप पढ़ेंगे ना प्रकार, वाक्यों के प्रकार आते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। संकेतवाचक हो गया, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विधानवाचक, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेरा बड़ा भाई जो निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार बताइएगा। मेरा बड़ा भाई निशांत, ये है कर्ता यानी सब्जेक्ट। इसका विस्तार का मतलब ये इसका विस्तार होगा मेरा बड़ा भाई, तो मेरा बड़ा भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उद्देश्य मतलब कर्ता, विधेय क्रिया होती है, तो उद्देश्य का विस्तार पूछा था, तो उसका मतलब कर्ता, जो कर्ता होता है सब्जेक्ट होता है, उससे पहले जो भी आएगा ना वो सब इसमें ही आ जाएगा विस्तार में उद्देश्य के। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद नहीं है? देखो अर्थ के आधार पर देखा जाए इसमें से जो मिश्र वाक्य है ना ये नहीं होगा। देखो अर्थ के आधार पर अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन था पीछे वाला कि आपके अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 8 प्रकार के होते हैं, जैसे इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक, जो भी 8 प्रकार होते हैं उनमें से ये भी दे रखे हैं, एक आध विस्मयादिबोधक, विधानार्थक, प्रश्नात्मक, तो इसमें से मिश्र ही नहीं होता बाकी है मिश्र, संयुक्त और सरल, ये अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो अर्थ के आधार पर, वो फिर किसके आधार पर होंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पाखंडी व्यक्ति के मुहावरे, उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? पाखंडी व्यक्ति का मतलब होता है एक तरह से हम ऐसे कहेंगे, इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो जैसे बचिया के ताऊ, ये तो होगा नहीं, पैतरीबाज ये भी नहीं होगा, बउला भगत हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी माई का लाल ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, जमात में करामात का अर्थ क्या है? यानी जमात में करामात कर रहा है, ये कौन सा होगा इसमें से? हम कहेंगे एकता में शक्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो भाषा में बिंब के प्रकार बताइएगा देखो बिंब कितने प्रकार के होते हैं ये आपको शिक्षण विधियों में देखने के मिलेंगे। वैसे बिंब का मतलब आप भी जानते होंगे, तो इसमें से ये क्या है कि बोर्ड के द्वारा ये डिलीट कर दिया गया क्वेश्चन। कहीं कहीं पे ये आपके 2 प्रकार मिलेंगे, कहीं इसके अन्य प्रकार भी दे रखे हैं, तो वो 4 भी बताते हैं कोई, तो उस हिसाब से ये है ना ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया बोर्ड ने, ठीक है। तो इसमें सभी को बोनस मिला था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है? तो वो होता है LSRW। इसका मतलब होता है लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग माने बोलना, और रीडिंग माने पढ़ना, और राइटिंग माने लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये अच्छा क्वेश्चन हो, ये बनते भी हैं। भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? देखो प्रेरणा का वही होता है, क्रिया द्वारा सीखने का वही होता है, जीवन से जोड़ने का होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है? शुद्ध उच्चारण के द्वारा माध्यम से कर सकते हैं, लिपि और वर्तनी के सही ज्ञान से कर सकते हैं, शब्द और रचनाकार ज्ञान कराकर भी कर सकते हैं, यानी उक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रचना शिक्षण के कितने मुख्य रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये जो हमने 30 क्वेश्चन किए हैं आपके, ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं, जो हमारे CDP किए थे 30 क्वेश्चन, अब ये हमने किए हैं वो भाषा यानी लैंग्वेज जिन्होंने फर्स्ट के रूप में हिंदी ली थी ना, तो अभी हमने ये हिंदी के किए थे 31 से लेकर 60 तक, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज यानी फर्स्ट भाषा। अगर यहाँ से आगे देखेंगे तो ये जो लिख रही है सेक्शन सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, इसका मतलब है जिन्होंने लैंग्वेज या भाषा के रूप में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लिए ना, ये उनके लिए है, समझिए होंगे आप, ये है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने कह सकते हैं हिंदी ली है, तो हम डायरेक्टली सेकंड लैंग्वेज जिन्होंने हिंदी ली है ना वो क्रम में ही कर लेते हैं सभी क्वेश्चन, क्योंकि अभी क्या है जैसे मैंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी करा दी, अब मैं इंग्लिश करा रहा हूँ फर्स्ट लैंग्वेज, फिर संस्कृत कराऊंगा फर्स्ट लैंग्वेज, तो मैं जब भी इनकी कराऊंगा ना, जैसे कि फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले ली आपने, सेकंड संस्कृत रखी होगी आपने, तो मैं क्या कर रहा हूँ जैसे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज किसी ने नहीं ली है, जैसे मान लीजिए किसी ने अब इंग्लिश ले ली फर्स्ट, तो सेकंड हिंदी रखी होगी वहाँ ने, ठीक है। संस्कृत तो ले नहीं सकता क्योंकि संस्कृत समझने के लिए तो दिमाग चाहिए, तो वो क्या करेगा फिर हिंदी लेगा, सरल विषय होती है तो उस हिसाब से, तो ऐसे मान लीजिएगा सेकंड लैंग्वेज हिंदी, तो उनके क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी फर्स्ट लैंग्वेज के तो कर लिए आपने, और जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज हिंदी ली है तो उनके भी क्वेश्चन हिंदी के साथ ही कर लेते हैं, जिससे कि आसान होगा। अब ये कहते देखो, अब मैं जैसे हिंदी के करा दिए, फिर अब मैं फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश कराऊंगा, फिर संस्कृत कराऊंगा, फिर संस्कृत के बाद फिर रिटर्न होकर आएंगे, सेकंड लैंग्वेज हिंदी कराऊंगा, फिर इंग्लिश कराऊंगा, फिर संस्कृत, तो ये सही मज़ा नहीं आएगा,
मतलब ये मज़ा आने का कि आपको हिंदी के करा दिए फर्स्ट लैंग्वेज, तो सेकंड भी हिंदी के कराएंगे अब। तो देख लेते हैं। अब देखो, अब नीचे आना पड़ेगा यार इसके लिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये आपकी संस्कृत हो गई, और संस्कृत के बाद आ जाएगी ये उर्दू, मुर्दू, पंजाबी, बहुत सारी विषय होती हैं। अब आ जाते हैं, ये सिंधी आ गई क्या, सिंध। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। भारी क्वेश्चन भर रहे हैं इसमें, ये पंजाबी चल रही है अब। अरे क्या है ये, गुजराती। गुजरात का कौन रहता है इस राजस्थान में? अरे हाँ, सीमा तो लगती है, ये बात तो सही है गुजरात की। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है आपकी हिंदी, जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में ली है। अब देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन। हालांकि देखा जाए जो फर्स्ट लैंग्वेज लेते हैं वो सिंपल आती है, सेकंड लैंग्वेज थोड़ी टफ आती है, टफ। अब देखते जाना कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्या हो गया, चलो देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सेठ जो सेठ है उसने नौकर को पैसे दिए, बाकी कैसा है बताइएगा। द्विकर्मक है, कर्त पूरक है, या कर्म पूरक है, या अकर्मक है। देखो, सेठ ने नौकर को पैसे दिए, तो इसमें दो कर्म है, एक तो नौकर है, एक पैसे दिए, तो हम कहेंगे द्विकर्मक है। इसकी ट्रिक बहुत सारी चलती है हिंदी में, जो हिंदी के होंगे ना बैकग्राउंड के, बैकग्राउंड उनका जिन्होंने 11वीं-12वीं हिंदी के थ्रू की है, ग्रेजुएशन में भी पढ़े हैं वो, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी ट्रिक आती है। वो डायरेक्टली इसे पढ़ते ही नहीं, इसे इतना पढ़ना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली आंसर निकाल निकल जाते हैं। अनुभव होता है इन चीज़ों का, ठीक है। सेठ ने नौकर को पैसे दिए, इसमें द्विकर्मक हो जाएंगे, दो कर्म। सेठ ने क्या दिया, पैसे दिए, किसे या किसको दिए, नौकर को दिए। इस प्रकार के आप कर्म निकाल सकते हैं। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। अरे घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है जो भी है उसे अनुभव बहुत हो चुका है। देखिए, विभिन्न नदियों का जल पीना, भाई साहब ये तो कोई लॉजिक नहीं है। एक स्थान पर रहना, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। एक नदी पर विभिन्न घाटों का पानी पीना, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। देश विदेश का व्यापक अनुभव तो ये बात तो सही है, लेकिन देश विदेश का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। यानी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे व्यापक अनुभव करना है ना, और तो ये सही सटीक नहीं बैठ रहा है, इसका बोनस किया गया था। अब बैठता भी क्या, बोर्ड ने तो आंसर सही माना था, लेकिन वो कुछ होते हैं ना कि बिल्कुल एकदम ये आगे, मतलब सेंटेंस सही होना चाहिए इसका भी यार, मुहावरे का, तो उस हिसाब से डिलीट कर दिया बोर्ड ने ये। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 63 नंबर। ये कह रहा है मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, ये वाक्य कैसा है। हालांकि वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं जो हम मोस्टली ये देखते हैं, ये परीक्षा में बहुत बनते हैं, जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपके मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, और वैसे देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये कैसा वाक्य है, देखो मैं उस लड़की से मिला था, ये कि साधारण वाक्य है। फिर देखो दूसरा वाक्य, जिसकी किताब खो गई थी। हालांकि जिसका जिसकी आ जाते हैं ना मोस्टली, जिसे जिसने, तो मोस्टली वो मिश्र वाक्य हो ही जाते हैं, ठीक है। ये डिपेंड होता है, एक वाक्य दूसरे पे, उपवाक्य पर डिपेंड होता है। जैसे मैं उस लड़की से मिला था जिसकी, यानी ये सेंटेंस अभी चल रहा है, जिसकी किताब खो गई थी, यानी ये करेक्ट है आप उसमें। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, की लग जाए, अन्य चीज़ें, ये डिपेंड हो एक दूसरे से, एक वाक्य उपवाक्य बनता है उस हिसाब से। और ये हमारा ये पता नहीं क्या हो गया इसमें, एक सेकंड, ये मनमर्जी कर रहा है अपनी, एक सेकंड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है शेर की दहाड़ने वाले आप भी भीगी बिल्ली कैसे बन गए। रेखांकित पद में आप पदबंध बताइए। ये भी अच्छे क्वेश्चन बनाता है पदबंध से भी। देखो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं आप है जब अंडरलाइन की हुए तो वो लास्ट कहाँ पर ख़त्म हो रही है, आप ये देखिएगा। हम कहेंगे आप ऊपर हो रही है ख़त्म, तो आप अपने आप में क्या है, सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई कर्ता होता तो नीचे तौर से वो कह सकते हैं संज्ञा पदबंध हो जाता, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, ये पदबंध है किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है उस हिसाब से होते हैं। बाकी इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी। साफ साफ क्या है, तो साफ साफ कह दी, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। बाकी इसमें क्या बता रहा है, क्रिया विशेषण ही होना चाहिए, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। साफ साफ उसने कह दिया या बता दिया या बोल दिया, वो सी नंबर ऑप्शन हो। अब आ जाते हैं निगमन विधि। क्या है, यह अमनोवैज्ञानिक है, देखते ही कह दो, क्योंकि आपकी आगमन विधि होती है वैज्ञानिक और निगमन विधि होती है अमनोवैज्ञानिक, क्योंकि ये देती है रटने पे ध्यान, आगमन विधि देती है कुछ करने पे काम।
67 नंबर या 67 नंबर क्वेश्चन है, पाठ उपरांत मूल्यांकन किसे कहते हैं, यानी पाठ के अंत में किया जाता है। तो आप ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं, पाठ पढ़ाने के बाद किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रारंभिक अवस्था में बालक भाषा सीखता है। भाई साहब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो अन्य परीक्षा होती है ना उसमें टीजीटी वगैरह उनमें भी पूछा हुआ है। देखो बच्चा पहले तो आपको सुनेगा, ठीक है, सुन लिया उसने, फिर सुनी हुई बात का क्या करती है, ऑब्जर्वेशन करेगा, यानी ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करेगा एक तरह से, निरीक्षण के बाद है तब वो आपकी नकल करेगा, वो अनुकरण करेगा उस बात का, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है, लॉजिक अच्छा लगाना होगा इस क्वेश्चन के लिए तो आपको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वाक्य विश्लेषण की शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि कौन सी होगी, यानी आपको विश्लेषण करना है या तोड़ मोड़ करनी है उसकी, तो इसमें से कौन सा होगा वाक्य विश्लेषण के लिए, तो वो आगमनी विधि होगा। क्योंकि उदाहरण से हम नियम क्यों जाते हैं ना, तो उसमें तोड़ मोड़ की जाती है आगमन विधि में, ठीक है। पहले उदाहरण दिए जाएंगे बहुत सारे, फिर उसका सामान्यीकरण करेंगे, तब जाके नियम बनाते हैं हम। तो बहुत सारे स्टेप होते हैं आगमन विधि के भी, 3 से 4 स्टेप होते हैं। तो उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि वाक्य विश्लेषण कैसे चढ़े तो हम आगमन विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। 70 नंबर है, वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तो हम कहेंगे इसमें से सभी चीज़ें हो जाएंगी, चाहे वो आपकी जैसे बाकी की पूर्णता के लिए आपकी योग्यता भी होनी चाहिए, आसक्ति भी होनी चाहिए, आकांक्षा भी होनी चाहिए, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बैकग्राउंड जिनका हिंदी है वो समझ गए होंगे इस बात को। ये बाकी पूर्णता के लिए आवश्यक एक तरह से ये पाठ हैं जिसमें योग्यता भी होनी चाहिए, आसक्ति भी होनी चाहिए, आकांक्षा भी होनी चाहिए। मौन वाचन से क्या लाभ होता है, देखें तो हम ये कहेंगे ज्ञान की वृद्धि होती है, ये अच्छी बात है, होनी चाहिए ज्ञान की वृद्धि। और बी नंबर ऑप्शन है, अवकाश के समय का सदुपयोग भी होता है, ये भी बात सही है। बाकी शारीरिक वृद्धि से कोई मतलब नहीं, खरीदी की किताब का सदुपयोग इससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें ए और बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है बालक परिवार में रहकर कैसी भाषा सीखता है। एक तरह से हम कहेंगे जैसी वो क्षेत्रीय भाषा बोलेगा वो सही सीखेंगे, यानी बोलचाल की भाषा होगी जैसी, उसके परिवार की वैसी भाषा सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, समतल पर रखी बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जाता है। तो हम इसे बोलेंगे, अगर आप फ्लैम स्ट्रीम के माध्यम से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, हम एपिडाइस्कोप के माध्यम से कर सकते हैं। यानी ये कह रहा है समतल पर बिखरी हुई सामग्री बहुत तेज प्रकाश के साथ पर्दे के साथ प्रतिबिंबित करना, यानी दीवार पर एक तरह से उसका प्रतिबिंब बने, तो वो एपिडाइस्कोप होता है, ठीक है। इसी के थ्रू कर सकते हैं, बाकी स्लाइड के माध्यम से नहीं कर सकते, फ्लैम स्ट्रीम के माध्यम से भी नहीं करेंगे, और मैजिक लैंटर्न है ये भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है, यानी ऑडियो विजुअल की किस में आवश्यकता नहीं होती है। तो लेक्चर मेथड में नहीं होगी, क्यों, इसमें तो टीचर है खड़ा है, खड़े से ही 2 घंटे का भाषण दे देगा और हो जाएगा काम, क्योंकि टीचर तो एक्टिव रहता है, बच्चे यहाँ पे इनएक्टिव रहेंगे। क्यों, बाकी समस्या समाधान में आप उपयोग कर सकते हैं श्रव्य दृश्य का, योजना विधि में भी कर सकते हैं, और उपयोग सभी तो होगा ही नहीं इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। प्रक्षेपित सामग्री नहीं है, यानी जिसे आप है पर्दे पर नहीं पर्दे पर नहीं दिखा सकते जैसे कि फिल्म, इसे तो दिखा सकते हैं। ओपेक प्रोजेक्शन ये भी होता है, इसी के द्वारा दिखा सकते हैं। फिल्म खंड है, इसके द्वारा भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो बुलेटिन बोर्ड का मतलब जानते हो आप क्या होता है, एक होता है प्लेनर बोर्ड और एक होता है बुलेटिन बोर्ड। ये वो होता है जिसमें आप अपने जो जैसे कॉलेज है, कोई स्कूल है, तो उसमें आपने नोटिस बोर्ड देखा होगा, तो वही होता है इसमें। उस जैसे आज से 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, छुट्टी है या कोई फंक्शन है, तो उनके नोटिस चपकाए जाते हैं, तो वही होता है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो उद्देश्य निर्धारण होते हैं सबसे ज़्यादा। 76 नंबर कर लिया था, नेक्स्ट देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन था, वो इस प्रकार पूछा था, शैक्षिक मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वो कितने होते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन था। तो शैक्षिक मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। बाकी 5 इस प्रकार का कोई होता नहीं है, और 7 8 ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका है 78 कि मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है। तो मौन वाचन का मूल्यांकन किसके लिए करेंगे हम, तो हम करेंगे चाहे तो वो पूर्ति परीक्षा हो, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, या सत्यासत्य, यानी जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, ये MCQ हो जाएंगे, ये रेगिस्तान हो जाएंगे, ये सत्यासत्य वाले होंगे।
ट्रू फॉल्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निदान की परीक्षण विधि के प्रकार बताइए। यानी जो आपका निदान होता है या नैदानिक होता है कि परीक्षण विधि के प्रकार बताइए कितने होंगे। इसके 2 होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, विद्यार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन या सीसी पर प्रभावी जोर किसने दिया था। आप इन ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी प्रभावी जोर देता है, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जोर देता है। ठीक है, अब फिर आपको एक गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक गद्यांश होगा एक पद्यांश होगा। तो इस गद्यांश से संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं वो देख लेते हैं। जैसे 81 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिएगा, क्या देखिएगा, अगर इस प्रकार की आँखें, धुएँ, अगर ये शब्द होते हैं ना तद्भव होते हैं, बाकी वायु है तो ये आपका तत्सम हो जाएगा, क्योंकि जब हमने बता दिया कि तद्भव है तो बाकी तो सभी तत्सम हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईकारांत शब्द से निर्मित बहुवचन कौन सा है। ईकारांत से, तो आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, जिसमें बड़ी आ जाए, जैसे कि किसमें आ रही है, देखो इसमें तो ऊ आ रहा है, इसमें ऊ आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन बड़ी आ रही है बीमारी में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि क्रिया विशेषण, मैंने बताया था क्रिया की विशेषता बताएं। अब जैसे कि अब इन दे रखे हैं, तो क्या है, तो हम कहेंगे निरंतर काटा जा रहा है या काटा जा रहा है क्या निरंतर, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देख लेते हैं कि सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक मैंने बताया था कि जो ऐसे कह सकते हैं जो नाउन होती है उससे पहले कोई भी सर्वनाम हो या अन्य कोई चीज़ हो, जैसे इन, उन, उसके, इसके, इस प्रकार का हो, तो मोस्टली ये इंडिकेट करता है कि ये आपकी विशेषता बताता है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है कोई अभी काम चल रहा है, कह सकते हैं कंटिन्यूअस, जैसे बात हो गई है, ये तो कंप्लीट हो ही चुकी है तो ये तो होगा नहीं। निरंतर काटा जा रहा है, ये अभी काटा जा रहा है, ये अपूर्ण वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी वायुमंडल बहुत प्रभाव पड़ा है, तो ये वर्तमान की हो जाएगी। सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है, तो ये भी वर्तमान की बात हो रही है, लेकिन हमें अपूर्ण बताना था। अपूर्ण का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कोई काम चल रहा है लगातार, जिन्हें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, इस प्रकार के आते हैं। इसमें बताना है 86 से लेकर 90 तक, ये आपको एक दे रखा है पद्यांश, और ये पद्यांश को पढ़िएगा और इसका अर्थ समझिएगा, उसी आधार पर आप इन क्वेश्चनों के आंसर दीजिएगा। इसमें पूछा है कि कई के किस मानसिक दशा की अभिव्यक्ति है उपरोक्त काव्यांश में की जा रही है या हो रही है। जैसे चिंता है, पश्चाताप, ग्लानि, क्या है इसमें, तो हम कहेंगे इसमें पश्चाताप और ग्लानि की बात हो रही है। अगर आप पढ़ेंगे तो इससे सेंस निकाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। यही है जो पद्यांश है, जो 5 नंबर का अलग से आता है। 5 अंक का फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में अंतर है, वो यही है, मेनली तो यही है। ठीक है, बाकी अलावा ग्रामर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, आपको मालूम है, और टीचिंग मेथड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रयोग काव्यांश का मूल भाव क्या है। आप इसका सेंस निकालेंगे ना तो वो निकल के आता है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देख लिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैंने बस इसका बाह्य मात्र ही देखा है, इस कथन का भाव क्या है। इसका भाव ये है कि भारत के मन को न समझ पाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89, इसमें पूछा है इस काव्यांश का मूल विचार क्या है, यानी मूल कह सकते हैं इसकी थॉट क्या है। आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, ये बोनस क्या है ना, धीरा इति पदम कस्मिन् लिंगे प्रयुक्तम अस्ति, यानी धीरा में कौन सा लिंग है, आपको केवल यही बताना है। तो आप एक बार सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा, आपको मालूम होगा इसमें कौन सा हो सकता है। इसमें हो जाएगा आपका पुल्लिंग होगा, धीरा में आप इसमें आपका अगर हम देखें कौन सा लिंग प्रयुक्त हुआ है तो वो आपका पुल्लिंग होगा। इसके अलावा आप गद्यांश में पढ़ेंगे तो उसमें भी चेक कर सकते थे। बाकी 90 क्वेश्चन नंबर है, न्यायात पथ प्रविचलंती वाक्यम लोट लकार परिवर्तन, यानी आपको ये वाक्य दे रखा है, इसे आपको लोट लकार में परिवर्तित करना है, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सेम रहेंगे दोनों, जो आपका जो चेंज होगा वो होगा केवल ये
त में छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी और छोटी की मात्रा हट जाएगी, बस यही होगा। न्यायात पद प्रविचलयन्तु, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखो भाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों कर लिए संस्कृत की। अभी हम करेंगे भाषा, नेक्स्ट करेंगे अब जो इंग्लिश जिन्होंने लैंग्वेज ले रखी है उनके, ठीक है। अब हिंदी और संस्कृत दोनों कंप्लीट कर दिए, अब आपकी बचती है इंग्लिश। और जैसा कि देख पा रहे होंगे ये आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ले रखा है ये वो है, ठीक है। तो फर्स्ट भाषा, और इसके बाद जैसे ही हम 31 से लेकर और 60 तक क्वेश्चन कर लेंगे, यानी 30 क्वेश्चन। फिर उसके बाद है जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड ले रखी है इंग्लिश, फिर वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये वाली कर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ली है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं किस प्रकार पूछे गए हैं। पहला ही क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। ये इस प्रकार पूछा है आपसे, आपको बताना है इसमें ये कह रहा है कि द बेस्ट सीक्वेंस, यानी ऐसा सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सीखने के लिए सबसे बेस्ट क्रम कौन सा है इसमें से, या सीक्वेंस। तो आपको जानते होंगे LSR होता है, LSR, सॉरी ये नहीं होगा, LSR पहला ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि LSR होता है, LSR यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और वो रीडिंग राइटिंग, ठीक है, यही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, ए लैंग्वेज हैज़ टू बी, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि एक भाषा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो हम कहेंगे जैसे कि इसमें दे रखा है कि फोनेटिकली होनी करेक्ट होनी चाहिए, या ग्रामेटिकली होनी चाहिए, या आपकी अल्फ़ाबेटिकली होनी चाहिए, या आपकी सिस्टमेटिकली होनी चाहिए। हालांकि हम ये कहते हैं कि जो भी आपकी लैंग्वेज हो वो ग्रामेटिकली हो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये कह रहा है फ्लैश कार्ड आर यूज टू यूज टाइप ऑफ, यानी जो फ्लैश कार्ड होते हैं, देखे होंगे आपने फ्लैश कार्ड होते हैं जैसे ताश के गड्ढे होते हैं ना, ताश की गड्डी उसमें होती है, ऐसे ही फ्लैश कार्ड होते हैं पर वो कलरफुल होते हैं। तो ये पूछा फ्लैश कार्ड का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो फ्लैश कार्ड देखने योग्य चीज़ होती है, यानी दृश्य विजुअल एड्स में जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश शुड प्रोसेस, यानी आप ऐसे कह सकते हैं जो आपकी इंग्लिश की बुक होती है, अंग्रेजी ऐसे कह सकते हैं अंग्रेजी की एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक हो उसमें कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए, यानी शुड प्रोसेस, यानी ऐसा कौन सा गुण होना चाहिए, कैसी गुड, यानी गुड टेक्स्ट बुक एक अच्छी पुस्तक में, वो भी इंग्लिश। तो आप देख लीजिएगा इसमें से क्या हो सकती है। हम तो कहेंगे कि रीडिंग मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, उसमें पिक्चर और जो इलस्ट्रेक्शन होती हैं जिसे हम इलस्ट्रेक्शन बोल सकते हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, कल्चर कंटेंट भी होना चाहिए, ऑल ऑफ हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 35 नंबर, इट इज ऑफ द ग्रेट यूटिलिटी इन टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एसेंट एंड इंटोनेशन, यानी ये कह रहा है ये क्वेश्चन ये कहने वाला है जो अंग्रेजी के आपके उच्चारण होते हैं उसमें आपकी स्वर शैली सिखाने में बहुत उपयोगी होते हैं। तो उसमें से बताइएगा इसमें से क्या चीज़ सबसे बेस्ट रहेगी जो सिखाने में। जैसे एपिटाइस्कोप, ये तो चित्रों को बड़ा करके और मतलब दीवार पर दिखाना उससे संबंधित है, ये तो होगा नहीं। फिल्म में बात करी जाए तो फिल्म एक स्थायी चीज़ होती है, 10 सामग्री में आएगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आपके प्रोनाउंसिएशन को लेकर, तो फिल्म और प्रोनाउंसिएशन से कोई संबंध नहीं है। अब है लिग्वाफोन और रेडियो। रेडियो में हमेशा चीज़ें हैं रिकॉर्ड की जाती हैं, हालांकि देखो रेडियो है देखा जाए भाषा विकास के लिए, ठीक है, ये भी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, लिग्वाफोन। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आपसे उच्चारण संबंधी और शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए ना, तो वहाँ पर राइट आंसर लगाना आपको लिग्वाफोन। ये है ना लिग्वाफोन है, ये लिग्वाफोन बोलते हैं इसे। और जो लिग्वाफोन होता है वो आपकी जो उच्चारण संबंधी त्रुटि होती है तो उन्हें शुद्ध करने के लिए, यानी उसी में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बार बार सुनते हैं, उन्हीं शब्दों को बोलते हैं, तो नीचे तरह से सीख जाते हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेटेस्ट स्कीम ऑफ द इवोल्यूशन आउटलाइन बाई द CBSE नेमली, यानी ये कह रहा है CBSE द्वारा जो निर्धारित मूल्यांकन की जो नवीनतम योजना इनमें से कौन सी है वो बताना। तो वो एकमात्र है CC, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि CC को सतत व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं, आप जानते होंगे, और ये सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें आपके जो 2 प्रकार चलते हैं FASA, वो भी याद रखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37वां है जो पूछा गया है, ये कह रहा है कि टू ओवरऑल
कोर्स इन मिनिमम टाइम, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। यानी आपसे कह रहा है कि जो आपके पास न्यूनतम समय हो उसी में आपको पाठ्यक्रम में कवर कराने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ना, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ओवरऑल देखा जाए तो हम तो ये कहेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सबसे बेस्ट तो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो सबसे बेस्ट रहेंगे। किसी भी टॉपिक यानी सिलेबस बड़ा है और आपको उसकी सभी की जानकारी चाहिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, यूनिट टेस्ट यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। यानी आप ऐसे कि बोल सकते हैं जो आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो किसकी अभिव्यक्ति से संबंधित है या किस अभिव्यक्ति का संबंध रखते हैं। इसमें हम देखें तो इसमें से हम कहेंगे यूनिट टेस्ट होते हैं। यूनिट टेस्ट का मतलब ये होता है टर्म परीक्षा होती हैं ये अभिव्यक्ति ऑफ, तो हम कहेंगे फॉर्मेटिव में आएंगे जी। जब मैं कह नहीं रहा था सीसी होता है तो फिर वो यही होते हैं उनके प्रकार। देखो ये फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि जो आपकी टीचिंग प्रोसेस चल रही हो उस दौरान किए जाते हैं ये फॉर्मेटिव, चाहे वो टेस्ट हो गए, इसमें विभिन्न प्रकार की और भी एक्टिविटी की जाती हैं तो वो सभी आ जाएंगे। यानी ड्यूरिंग के दौरान होता है ये शिक्षण के दौरान। इसमें दो कंपलसरी होना ज़रूरी है, जो आपका शिक्षक और आपका छात्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। और बाकी इसमें इफेक्टिव वॉल्यूशन होना और ये एक है सिमुलेटिव। इसका मतलब होता है लास्ट के अंत में जो एनुअल एग्जाम होते हैं या हाफ ईयरली हो जाती हैं उनसे संबंधित है। यानी ये आपको रिजल्ट बना के देता है वो वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बना है ना, जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट कैन बी टेस्टेड थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इनमें से सभी देखो ये प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब तो उच्चारण से संबंधित होता है। और उच्चारण होता है वो आपके लिखवा फ़ोन हो गया उससे कर सकते हैं, या कोई रेडियो हो गया उससे कर सकते हैं, या अन्य कोई टेप रिकॉर्डर हो सकता है उससे कर सकते हैं। तो इनसे तो किसी से नहीं कर सकते। जैसे कि ऐसे शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्ट है, तो ये क्वेश्चन बोनस किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर द इंटेंडेड टू टेस्ट। यानी जो आपकी मौखिक टेस्ट होते हैं और जो परीक्षा ली जाती हैं वो इनका इरादा क्या होता है, रीडिंग का होता है और आपके अभिव्यक्ति का होता है और आपके समझ का होता है। तो हम कहें ये सभी चीज़ें हो सकती है। इसके साथ में आपको एक पैसे दिया जाएगा, ये पैसेज है आपका, ठीक है, पैसेज है और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। और देखो पैसेज से आसानी होती है छांटने में। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए सिनोनिम्स ब्रेव। बहादुर का क्या होगा पर्यायवाची, हार्ड वर्किंग या प्रॉस्परस होगा या एंथुसियास्टिक होगा या ब्रिलियंट होगा, क्या होगा इनमें से। अब देखा जाए तो इसमें से बहादुर तो कोई भी नहीं है। हार्ड वर्किंग का मतलब कठिन परिश्रम हो जाएगा। ठीक है, और भी इसमें ऐसे कोई है नहीं जिससे आप डायरेक्टली लगा सको, तो ये बोनस किया गया था। ठीक है, हालांकि एक सेकंड देख लेते हैं। जो हम बात कर रहे थे इनमें से कोई भी नहीं है जो आपके बहादुर जैसा कोई भी इसमें से मीन्स हो उसका। जैसे अब बात करें प्रॉस्पेरी का मतलब होता है प्रॉस्पेरस, ऐसे बोल सकते हैं हम, एक तरह से समृद्ध चीज़ें होती है वो उससे। ये लिख रहा है एंथुसियास्टिक बोल सकते हैं, स्टिक्स, ये उत्साही से संबंधित होता है। बाकी ब्रिलियंट का मतलब तो आप ये अर्थ मुझे भी नहीं मालूम इसका क्या होता है। बाकी हार्ड वर्किंग कठिन परिश्रम होता है, तो इस वजह से कह सकते हैं इसका बोनस किया गया था, वो इस वजह से किया गया था। ब्रेव का कोई भी सिमिलर वर्ड नहीं था यहाँ पर। एंटोनिम भी बताना है ब्राइट का, तो ये तो सिंपल हो जाएगा ना, ब्राइट तो डार्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द करेक्ट स्पेलिंग बतानी। करेक्ट इमीडिएट की IMEDIATE, ये सही हो सकती है, बिल्कुल सही है, यही होगी इमीडिएट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस विद द बर्ड्स। इसमें से आप जो भी आप रहने का जो कह सकते हैं घर होता है एक तरह से, उनमें से आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 44 था उसका ये अर्थ इस प्रकार मैंने ये गलत निकाल दिया था, माफ़ी चाहूँगा। इसका होगा देयर वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस द
वर्ड, हम कहेंगे जो अपने जीने का तरीका होता है, हम ऐसे कहेंगे जो आपके जीने के तरीके होते हैं उसे किस शब्दों द्वारा रिप्लेस यानी उसे हटाया जा सकता है इन शब्दों के द्वारा। कोई भी एक शब्द है जो इस जो सेंटेंस कहने वाला है उसे आप करेक्ट कर पाएंगे। तो हम कहेंगे जो हमारे ये जीने के तरीके के शब्द को बदला जा सकता है वो आपकी लाइफ स्टाइल से बदला जा सकता है। इसमें से आपको फ्रेज बताना है जो नीचे दे रखी है, कंट्री साइड ऑफ ए नेशन। आप इसका मतलब कहेंगे कंट्री साइड ऑफ नेशन, हम कहेंगे जो आपके राष्ट्र का ग्रामीण इलाका होता है, नहीं सही है, कंट्री साइड ऑफ ए नेशन यानी सही है, जो आपके कह सकते हैं राष्ट्र का जो ग्रामीण इलाका होता है उसे हम रूरल कहते हैं, ठीक है। बाकी नेशनल होगा नहीं, इनहैबिटेशन होगा नहीं, अर्बन होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पैसेज दिया गया है और इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, बोथ द वर्ड चिल्ड्रन एंड जो आपके एंटरटेनर आर, इसमें से बताना है क्या हैं। जैसे चिल्ड्रन है ये क्या है आपके प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो ये तो कुछ सिंपल ही पूछ लिए, तो ये नाउन हो जाएंगे दोनों। द वर्ब इन द क्लोज दियर एंटर स्कूल इज इन, यानी आपसे ये पूछ रहा है, इसमें से आपको बताना है, इसमें जो वर्ब दे रखी है यानी आप एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें जैसे क्रिया बतानी है इसमें किस प्रकार की है, ये वर्ब बतानी है द क्लोज यानी इसे सेंटेंस में कि दे एंटर स्कूल, वो स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो इस प्रकार का ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें बताना है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म, इसमें से बतानी है आपकी, ठीक है, एडजेक्टिव की। तो आप है इनमें से क्या कह सकते हैं, जैसे कि आप जैसे देखिएगा, हम ओल्ड पे जाएंगे, ओल्ड है, ओल्डर हो जाएगी, यानी ये तो हो जाएगी सिंपल या पॉजिटिव बोल सकते हैं इसे, ये हो जाएगी कंपैरेटिव, ये हो जाएगी आपकी, ये आपकी पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये आपकी सुपरलेटिव हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि इन द फेज ये फ्रेज दी रखी है, ए गुड थिंक द डिटरमाइन यू टू, ये एक गुड थिंग कह सकते हैं, ये किससे संबंधित होगी, तो हम कहेंगे ये ए से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन में यही पूछा था, फ्रेज पूछी थी, तो एक अच्छी बात में प्रयुक्त निर्धारक एक ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर। कंजक्शन इन द पैसेज आर, यानी इस जो पैसे थी उसमें कितने कंजक्शन थे वो तो आपको देखने होंगे, इसमें कितने थे, तो एक तो दैट था, एक एंड था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपके संस्कृत के क्वेश्चन है, जो आपके जैसे भाषा फर्स्ट के रूप में आपने संस्कृत ले रखी होगी, ये उनकी है, ठीक है। और ध्यान रखना है अब तक हमने केवल हिंदी की है जिसमें से फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज की थी, अभी कर रहे हैं हम भाषा फर्स्ट किसकी, संस्कृत की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे 30 क्वेश्चन है आपके, ये आपके फर्स्ट भाषा के रूप में, फिर हम इस क्वेश्चन को करने के बाद यानी 1 से 30 फिर भाषा सेकंड करेंगे, यानी जिन्होंने भाषा फर्स्ट ले रखी है संस्कृत की तो भी हम करेंगे, और जिन्होंने सेकंड ले रखी है तो भी हम करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको आवाज़ है थोड़ी कम आ रही हो तो आप देख एडजस्ट करना, ठीक है। इसमें से आपका 31 नंबर क्वेश्चन था, यानी अब 31 नंबर क्वेश्चन था आपका, तो ये कह रहा है कि चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति, यानी जो आपके 4 कौशल होते हैं उसमें से सेकंड वाला कौशल होता है वो कौन सा होता है। हालांकि हम इसे इंग्लिश के थ्रू याद करें तो वो आसानी रहता है याद करने में, LSRW होता है, यानी यही क्रम होता है, ठीक है, LSRW। इसमें से कह रहा है कि जो द्वितीय कौशल है ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। तो इसमें से सेकंड वाला होता है ना, इसे बोलते हैं हम, वैसे देखा जाए इंग्लिश में स्पीकिंग बोलते हैं, और हिंदी में बोलना बोलेंगे, और संस्कृत में इसे संभाषण बोलते हैं, ठीक है, यानी संभाषण का मतलब ये बोलना होता है एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन्हीं से फिर पूछा है कि जो श्रवण कौशल होता है उसका प्रमुख साधन कौन सा होता है, यानी आपसे कह रहा है कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप तो ये बताइए कि इसमें से हम किस चीज़ को सुन सकते हैं, श्यामपट्ट को सुन सकते हैं, नहीं, ये आपकी दृश्य सामग्री है, ठीक है, ना कि ये श्रव्य है।
तो ये हो जाएगा। पुस्तकम दृश्य हो जाएगी, ये साधन के रूप में है। बाकी चित्र है, ये भी दृश्य के रूप में है। ठीक है, तो बचा कौन सा हो, गुरुमुखम, यानी इसका गुरुमुखम मतलब गुरु की वाणी होगी और जब वो बोलेगा तो वो आपका आएगा श्रव्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। बाकी है सस्वर पठनम आवश्यकम अस्ति, यानी जो सस्वर पठनम होता है वो क्यों आवश्यक है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा। आपने जब पढ़ेंगे ना तो हम ये कहेंगे कि हम शुद्ध उच्चारण यानी उच्चारणात्म यानी शुद्ध उच्चारण के लिए हम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी भाव ग्रहणम में तो होगा नहीं, प्रसन्नम समाधानम इसमें भी नहीं होगा, काठिन्य निवारणम इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, यानी 34 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है संस्कृत शिक्षणे कानि उपकारणी प्रयुक्तानि सन्ति, यानी संस्कृत शिक्षण के लिए कौन से उपकरण प्रयुक्त होंगे, आपको कह सकते हैं ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कौन सा इसमें से उपयुक्त रहेंगे, जैसे कि ये कह रहा है केवल सुनना सबसे उपकरण गानी, यानी कह सकते हैं केवल सुनना ही आपका उपकरण होगा, और केवल दृश्य उपकरण ही यानी केवल देखना ही होगा, चित्राणी केवल चित्र होंगे, और बाकी दृश्य श्रव्य उपकरण। हालांकि हम जब शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं तो उसमें आपके इसमें तो उपकरण प्रयुक्तानि पूछा है, यानी साधन होते हैं, तो उसमें से आपसे पूछा जाता है श्रव्य और दृश्य, और आपके श्रव्य दृश्य और होती है। ठीक है, श्रव्य दृश्य होंगे जिसे देख सकते हैं और सुन सकते हैं, तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है आपके सहायक सामग्री में, जिन्हें टीचिंग एड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्या सहायक सामग्री, या आप कह सकते हैं टीचिंग एड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अनुवाद शिक्षण सब विधम अस्ति, इसमें से कह रहा है कि अनुवाद के लिए कौन सी इसमें से बेस्ट विधि रहेगी। आप ये सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो वो चाहे पुस्तक विधि हो, चाहे आपकी द्विभाषा विधि हो, चाहे तुलना या अनुकरण विधि हो, वो सभी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है संस्कृत शिक्षण परंपरागत सहायक उपकरण अस्ति, यानी संस्कृत शिक्षण के लिए परंपरागत सहायक उपकरण कौन सा इसमें से, तो देखो दूरदर्शन तो आपका आधुनिक हो जाएगा, चित्र हो सकता है लेकिन आप आकाशवाणी देखेंगे तो ये श्रव्य में आएगा, ये भी आधुनिक में ही आ जाएगा। श्यामपट्ट हो सकता है परंपरागत, क्योंकि शुरुआत से इसी के आधार पर टीचर पढ़ाते आ रहे हैं। हालांकि पहले संस्कृत में तो गुरुकुल वगैरह चलते थे, लेकिन फिर भी अगर इन सभी ऑप्शनों में से देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 37 नंबर। ये कह रहा है संस्कृत शिक्षण अन्वय से द्वितीय वेद वर्तते, यानी संस्कृत शिक्षण के लिए जो अन्वय होता है उसके लिए द्वितीय वेद क्या होगा। अगर आप देखें तो इसे खंडान्वय बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी संस्कृत शिक्षण के अन्वय के लिए द्वितीय वेद वर्तते तो वो खंडान्वय होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा में स्वरा संति, यानी संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, अब इन्हीं में से छांटना है, तो ये आई हो जाएंगे, अ ई ओ रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी ये यर लव तो अंतस्थ हो जाएंगे, स ये आपके उस में हो जाएंगे, यमणना ये आपके पंचम वर्ण हो जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत भाषाया सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते, यानी संस्कृत की सब सर्वाधिक समीचीनी भाषा कौन सी होगी, इसमें से आपको चूज करना है, तो वो संगणक की होगी, यानी जो कंप्यूटर होता है ना, तो वो उसकी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तक, यानी जो बुनियादी शिक्षा है उसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो इसके रहे हैं महात्मा गांधी महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ये को आपको अवगत अंशील पैसे दिया जा रहा है, इसके आधार पर 41 से लेकर 45 तक आपको इसमें से एक क्वेश्चन है वो दे रखे हैं, वो छांटने होते हैं। और देखो आप गद्यांश से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो। ये कह रहा है माता पितरौ इतस्य समास विग्रह अस्ति, यानी माता जो पितरौ है इसका समास विग्रह क्या हुआ। केवल समास नहीं पूछा, केवल समास विग्रह पूछा है, तो हम कहेंगे माता च पिता च, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है दत्वा इतस्य का प्रत्यय प्रयुक्त, जो धृत्वा है ना इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इत हो जाएगा, सॉरी इत नहीं त्वा रहा है ना, तो इसमें त्वा इसे बोलेंगे त्वा, तो वैसे इसे कत्वा बोलते हैं इसे। अब अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है, जैसा उच्चारण करना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है तीर्थ यात्रा इधर का विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है आप देखेंगे इसमें से, तो इसमें से हो जाएगी तीर्थ यात्राई, तो चतुर्थी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। ये कह रहा है अपालयत इत का लकार, इसमें कौन सा लकार है अपालयत में। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें हो जाएगा लंग लकार।
ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। जैसे श्रवण कुमार है आज्ञाकारी पुत्र आसित अत्र विशेषणम अस्ति, यानी जो श्रवण कुमार है वो आज्ञाकारी पुत्र है, तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से विशेषण क्या होगा। तो विशेषण होगा आज्ञाकारी हो जाएगा ना, क्योंकि आज्ञाकारी यही विशेषता है इसकी, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 40 से लेकर 50 तक, जो आपको एक गद्यांश पे से दे रखा है, वो भी पठत्वा इसे पढ़ करके, इससे पहले अपगढ़ दे रखा था, ये दे रखा है आपका नेक्स्ट गद्यांश, ऐसे पढ़िएगा और पढ़ने के बाद है उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ग्रामर से संबंधित तो वो होंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि जो दिशी इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम वचनम, यानी आपको बताना है जो दिशी है इसमें कौन सी तो आप कह सकते हैं विभक्ति है और कौन सा इसमें से वचन है। हम कहेंगे जो दिशी है इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 पर है कि प्रहरी अत्र संधि विच्छेद कुरुत्वा, यानी प्रहरी का आपको संधि विच्छेद करना है, इसमें से क्या होगा। तो आप देखेंगे इसका हो जाएगा प्रहरी प्लस ई, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि पवित्र माँ यानी पवित्रतमा इत्यर्थ का प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। जिन हिंदी वाक्य संस्कृत के शब्दों में तमा तमी आते हैं, तो निश्चित तौर से हम उन्हें कहते हैं कि इसमें आपका इसमें होगा तम प्रत्यय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देख पा रहे होंगे 49 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थि इति पद लंग लगारे परिवर्तन, यानी जो अस्थि को आप है किस पद में आपको लंग लकार में परिवर्तित करना है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो अस्थि वर्तमान का हो जाएगा, आसित हो जाएगा भूतकाल का, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं बी सही हो जाएगा, क्योंकि लंग लकार का मतलब ये आपका भूतकाल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो 50 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गता इत्यर्थ का उपसर्ग, यानी निर्गता में कौन सा आपका उपसर्ग है, तो निर हो जाएगा इसमें, ठीक है। हालांकि संस्कृत के उपसर्ग ही हैं वो आपके हिंदी में अप्लाई हो जाते हैं। बाकी 51 नंबर क्वेश्चन है अधोलिखिता वाक्य से वाच्य परिवर्तन करता, यानी जो इसमें से आपको ये दे रखा है इसका वाच्य परिवर्तन करना है। हालांकि आपको लट लकार की दे रखे वाच्य परिवर्तन, तो इसमें से आप देखेंगे अहम ग्रामम गच्छामि, तो इसमें से आपको एक भी सही नहीं दे रखा है। अहम का मया हो जाएगा, ठीक है। ग्रामम ग्राम के लिए जा रहा है, तो निश्चित तौर से इसमें तो ये एक भी सही नहीं है इसमें से, ठीक है। तो ये बोनस किया गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वाक्यम इदम संशोधन, इसमें से आपको संशोधित करके बताना है कि जो बाला है दुग्धम पिबामी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। हम कहेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा कि बाला दुग्धम पिबंती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपको जना लोबिना वर्तनते, इसमें आपको रेखांकित पदार्थ प्रश्न निर्माण करनी है, यानी आपको इसका प्रश्न निर्माण करके बताना है क्या आएगा इसमें। तो हम कहेंगे इसमें से क्या आ सकता है, इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें से आपको सूक्ति दे रखी है, इसे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। संज्ञा शक्ति है करो, इसमें क्या आएगा आगे, तो हम कहेंगे इसमें आ जाएगा यूपी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो हम कहेंगे जो कवि है वो इसका हो जाएगा कवियों में, मतलब कविसु कालिदास श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कात्यायनस्य का संति, यानी कात्यायन के द्वारा क्या इसमें से है संबंधित उनसे, तो कात्यायन ने कौन सी कह सकते हैं लिखी थी, वार्तिका ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इति प्लस आदि इत्यादि यण संधि हो जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा, क्योंकि इति प्लस आदि इत्यादि हो जाएगा, ई का यह हो जाएगा और त है वो हलंत होके फिर ये आम में मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो पूरा का मतलब यह में एक सेकंड देखो इसे ऐसे होगा, हालांकि बताना आप जानते होंगे इसे, इस ई का यह हो जाएगा वो भी हलंत वाला,
त से अगर ई की मात्रा हट जाएगी तो ये अपने आप में भी हलंत हो जाएगा। इसके बाद आदि, ठीक है। तो होगा क्या, अब होने वाला ये है कि जो ई का हमने यह किया था तो ये पीछे की साइड होगा, ठीक है। मैं तो आगे लिख दिया डायरेक्टली, क्योंकि इसमें से अगर तब में से ई की मात्रा हटेगी तो ये हलंत रह जाएगा, और ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो फिर इस प्रकार ये मैंने आगे पीछे कर दिया, हालांकि इसे आगे पीछे करोगे तो आप ये बनेगा, जो यह है ना हलंत था तब ये हलंत था। तो एक्चुअल में क्या है कि ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, आप कहोगे कि आपने शुरुआत में ही गलत लिख दिया है, ये बात सही है। देखो इसमें क्या होगा कि जैसे ई है वो तो ई की ई बनी रहेगी, जो त है इस पर ई की मात्रा थी वो अब है ई की मात्रा यह में चेंज हो जाती है, तो त हलंत वाला बचता है, प्लस जो ई है उसका यह हो जाता है। इस प्रकार हलंत से बचते हैं। तो फिर आगे स्टेप बनता है इसका, एक सेकंड, जब हम कर ही रहे हैं तो एक सेकंड रुकिएगा। अब इसमें देखो त हलंत है और यह, तो ये यह है ना इस आ में मिल जाता है, तो ये तो या हो जाएगा, याद ही बोल सकते हैं। आगे ई बची थी वो हलंत में त बचा था, ये त है यह में मिलेगा, तो ई त आधा किस में मिलेगा, याद में। इस प्रकार ये बन जाएगा इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य यानी संति, यानी संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। सो तो ये होता है आपके भारतीय संस्कृति ज्ञानम भारत, ये संस्कृति का ज्ञान हो आपको, शुद्ध उच्चारण हो आपका, और स्मरण शक्ति वर्धनम में सहायक हो, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि संस्कृत शिक्षण से प्राचीन पद्धति वर्तती, यानी संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति कौन सी है। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे पाठशाला पद्धति है ना वो सबसे पुरानी मानी जाएगी या प्राचीन पद्धति। बाकी मौखिक परीक्षा या प्रकार संति, मौखिक परीक्षा का इसमें से प्रकार है, तो मौखिक परीक्षा का इसमें से क्या हो सकता है, सभी हो जाएंगे, चाहे वो आपकी सलाह परीक्षा हो, चाहे भाषण हो, चाहे शास्त्रार्थ हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। यानी हमने 31 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन किए हैं ये संस्कृत भाषा फर्स्ट के रूप में जिन्होंने चूज की थी उनके लिए थे। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड। अब जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में संस्कृत लिए ना वो यहाँ से क्वेश्चन करेंगे 61 से, यानी 61 से, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है, अब इस प्रकार से कर रहे हैं जिन्होंने भाषा फर्स्ट ली हो या सेकंड ली हो, हम साथ ही साथ क्वेश्चन कर रहे हैं उनके, जिससे कि मालूम हो सके एक जगह ही आपको दोनों भाषाओं के क्वेश्चन मिल जाएँ। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा है। ये कह रहा है आपसे पाणिनीय शिक्षायाम वर्णाम संख्या वर्तते, पाणिनि की शिक्षा में जो वर्णों की संख्या कितनी थी, तो उन्होंने मानी थी 63 या 64, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। व्याकरण लोप से तात्पर्य अस्ति, यानी व्याकरण में जो लोप होता है उसका तात्पर्य क्या होता है, तो हम कहेंगे इसका मतलब होता है अदर्शनम लोपन। ये सूत्र चलते हैं संस्कृत में, इनकी इतनी संज्ञा होती है, आपने देखे होंगे बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको वाच्य परिवर्तन करना है आपको, किसका, स गच्छति, यानी वो जाती है, तो नीचे तौर से इसका जब वाच्य परिवर्तन करेंगे स का हो जाएगा तेन और गच्छति का हो जाएगा गम्यते। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ये आपको एक सूक्ति दे रखी है, इसे फिल इन द ब्लैंक्स में बताइए क्या आएगा। सर्वे गुणा फिल इन द ब्लैंक्स आश्रयंती, तो आप इसे जब फिल करेंगे तो हम कहेंगे सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है स तंडुडेन ओदनम पचती, वाक्यम संशोधनम, इसमें से आपको वाक्य संशोधन करके सही बताना है, इसमें से सही क्या हो सकता है। तो हम कहेंगे स तंडुलान ओदनम पचती, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि शिक्षणी शब्द मूल धातु वर्तते, तो ये आप है जब शिक्षित, आपकी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये मूल धातु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से बताना आपके आभ्यंतर प्रश्नासंतरे, यानी जो आपके जो आभ्यंतर प्रश्न होते हैं या उनके कितने प्रकार होते हैं आप, या उनके प्रकार या भेद बता सकते हैं इसमें से। तो ये होते हैं आपके कह सकते हैं इसमें देखो आपके 5 भी माने थे और 4 भी माने, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पाणिनि जो आपके पाणिनि हैं उनकी व्याकरण स्वरा शुद्धि, तो इसका 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका उदात्त अनुदात्त स्वरता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महाभाष्यकार का अस्थि, महाभाष्यकार क्या है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपके पतंजलि से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंचगंग जो गंगम है इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है संस्कृत भाषा कौशल से अंतिम कौशल, तो अंतिम कौशल होता है वो लेखन होता है। ऊष्म वर्णानाम क्रम, तो स हो जाएगा। और अब इसमें देखो एक्यूरेट बताना है आपको कौन सा होगा, तो हम कहेंगे स ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रथमा विभक्ति कस्मिन अर्थे भवति, यानी ये प्रथमा विभक्ति में कौन से अर्थ इसमें से हो सकता है, तो हम कहेंगे आपका चाहे लिंग हो और परिमाण हो और वचन मात्र, इनकी आपको जानकारी मिलती है प्रथमा विभक्ति में। इसमें से लकार बताना है कौन सा है, क्रिया लकार, ठीक है, यानी छात्रा पटेयु, इसमें से लकार बताना है कौन सा होगा। ये संबंधित हो जाएगा आपका विधि लिंग लकार, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाठ्य योजना आविर्भाव होता है, यानी पाठ्य योजना का कह सकते हैं उत्पन्न किस आविर्भाव का मतलब यहाँ पर उत्पन्न से ही होगा, ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये गेस्टोल्डवादी की देन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। मूल्यांकन कति विधा संति, तो मूल्यांकन के कितने वेद होते हैं, तो मोस्टली देखा जाए हम पढ़ते हैं ना, जब आप चाहे किसी भी शिक्षण विधिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर दो ही प्रकार बताए गए हैं, विशेषकर संस्कृत में, ठीक है। संस्कृत शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति, तो ये सभी हो जाएंगे। आप कविता पाठ करेंगे तो भी, आप मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे, चर्चा करेंगे तो भी, और जब आप कथा वाचन करेंगे तो भी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि व्याकरण पाठ्य योजना नाम नास्ति, इसमें से व्याकरण की पाठ्य योजना कौन सी नहीं हो सकती है, आपको ये कथन दे रखे हैं, इनमें से सही बताना है कौन सा नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे अत्यधिक धनार्जनम कर्तुम क्षमतोत्पादनम, यानी अत्यधिक धनार्जन करने की जो क्षमता उत्पन्न करना, ये इस प्रकार का कोई भी व्याकरण पाठ्य योजना का कह सकते हैं योजना नहीं होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत से स्थानम वर्तते, यानी त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान कौन सा होता है, तो हम इसे जानते हैं, क्या जानते हैं, ये वैकल्पिक होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। एचसीएफ 2005 पढ़ेंगे ना, उसमें भी ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण किन भवति, उपचारात्मक शिक्षण है किसके लिए होता है, तो हम कहेंगे छात्रों की त्रुटि निवारण में भी उपयोग होता है, लेखन कौशल की निपुणता में भी होता है, और जो आप पढ़ते हैं उसके पुनर्अभ्यास में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपको एक गद्यांश दे रखा है 81 से लेकर 85 तक, इसी गद्यांश के आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। जैसे निर्वित्तमान इत का प्रत्यय, और निर्वित्तमान में कौन सा आपका प्रत्यय है वो बताना है, तो आप बताइए इसमें से होगा इतवतु, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसी में वान वती, ये वान इस प्रकार बनते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नदीना दाबी भी, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप देखेंगे इसे गद्यांश के आधार पर भी छान सकते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीय बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अनुद्योग इसका समास, अनुद्योग में कौन सा समास हो जाएगा, इसमें न तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये कह रहा है सकलो अपी इसका संधि विच्छेद करनी है, या इसका संधि विच्छेद करना है आपको, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा एक तो सकल है प्लस अपी, ये भी हो जाएगा, और सकलो प्लस अपी, ये दोनों ही हो जाएंगे, ए और सी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उद्योग नेव इत्यस का संधि, यानी उद्योग नेव में कौन सी संधि होगी, हालांकि इसमें बड़ी ये आ रही हैं तो निश्चित तौर से आप इससे भी अंदाजा लगा सकते थे, तो इसमें हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपको एक पद्यांश दे रखा है, इसी आधार पर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। 86 नंबर में कह रहा है कि निदंतु इसका प्रकार, इसमें कौन सा कह सकते हैं लकार है, मैंने यहाँ पे लकार बोला है, ठीक है, ध्यान रखना, तो ये कह सकते हैं लकार हो जाएगा आपका इसमें लूट लगा। समाविष्टु इसका संधि विच्छेद करना है, सम प्लस आ प्लस विस प्लस लूट, कि ये होगा सम प्लस आ प्लस विस प्लस लटकारा, तो समाविष्टु, तो इसमें तू आ जाए ना, तो निश्चित तौर से आप समझना है इसमें लूट लकार होगा।
ये कह रहा है यथेष्टम यथे संधि विच्छेद, इसका करना है यथा प्लस इष्टम हो जाएगा ना, यथा प्लस इष्टम नहीं हुआ, ये अब में ही नहीं हो, ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो है 89 नंबर क्वेश्चन। अब तक हमने 88 क्वेश्चन कर लिए थे, तो 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार पूछा है ये क्वेश्चन। इसमें पूछा है धीरा